वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर कुछ क्वेश्चन इस किस्म के होते हैं कि आपने कहा है कि DW जो होता है वॉशर फेस गाया होता है। अगर सर जिस तरह आपने असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन 5 जो है उसमें आपने कहा है कि इट इज विद नो वॉशर, तो सर वो तो पूरा नहीं, बोल्ट है। वॉशर फेस डाया तो बोल्ट पे होता ही है ना। वॉशर अलग चीज है, वॉशर फेस डायामीटर तो जो फ्लैट सरफेस होता है ना आपके बोल्ट का, जो कि इन कांटेक्ट आता है आपके प्लेट्स के साथ, वो होता है। तो वॉशर फेस DW VW तो फिर भी रहेगा, वॉशर हो ना हो, आपका वॉशर फेस डायामीटर तो होगा ना, क्योंकि वॉशर फेस डायामीटर बोल्ट का पार्ट है, वॉशर का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर वॉशर लगा होगा तो उसके लिए फिर देन विल प्लेस द वॉशर बिसाइड द बोल्ट। अगर वॉशर नहीं होगा तो बोल्ट डायरेक्टली प्लेट के साथ लगा हुआ होगा। मैं इसको तुम्हें दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, मतलब स्केच करके ना, ताकि तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाए। मुझे बस एक दफ़ा शुरू कर लेने दो। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि इट इज़ पॉसिबल, कुछ चीज़ चाहिए। एक मिनट बेटा, मैं जरा अपना डिजिटाइजर को देख लूँ। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर कुछ स्टूडेंट्स की लाइट नहीं है तो वो बोल रहे थे हम रिकॉर्डेड लेक्चर को व्यू करेंगे। हाँ बस ठीक है, हाँ एक्सपेक्टेड था आज तो। हाँ हाँ फैजान, देखो वॉशर फेस डायमीटर यहाँ पे होता है, दिस इज पार्ट ऑफ द बोल्ट, तो दिस इज बोल्ट। ठीक, अब दो केसेस हैं। एक केस ये है कि आपके पास वॉशर नहीं लगा हुआ, तो इन दिस केस आपका जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स आपके बोल्ट के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से देयर आर टू ऑफ देम। सर हाँ जी। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा मेरी स्क्रीन, अच्छा मैंने दोबारा से शेयर नहीं की। Let me fix that. अच्छा हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास क्वेश्चन ये था फैजान का कि हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि वॉशर हो या ना हो। इन दैट केस जो हमारा वॉशर फेस डायमीटर होता है, जो कि हम मेंबर स्टिफनेस निकालने के लिए यूज करते हैं, उसका क्या बनेगा? तो उसका आंसर ये है कि वॉशर फेस डायमीटर इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द बोल्ट। उसका वॉशर के होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो देयर आर टू केसेस, लेट्स जस्ट ड्रॉ देम। एक ये बोल्ट जो है ना, ये बोल्ट इंडिपेंडेंट है कि इसके साथ में और क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द बोल्ट। इस एक केस ये है मेरे पास कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेंबर्स को कनेक्ट कर दूं। ठीक है, तो देयर विल बी अ नट हियर एज वेल, तो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस। एक केस ये है कि मैं पहले वॉशर लगाऊं, तो देयर इज गोइंग टू बी अ वॉशर हियर, और वॉशर के नीचे मेरे पास मेंबर्स लगे रखे हुए। सही है, तो दिस इज, लेट्स से कहते हैं 3 ऑफ देम, और उसके बाद यहाँ पे एक नट भी लगा हुआ है, तो समथिंग लाइक दिस। ठीक, अब इन बोथ केसेस DW जो है वो सेम रहेगा। DW इस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का आपके पास डायमीटर है विच इज 1.5 टाइम्स। तो ये वाला जो सरफेस है इसका डायमीटर है DW 1.5 टाइम्स। सही, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके पास वॉशर लगा ही नहीं लगा। हम जो मेंबर स्टिफनेस निकाल रहे होते हैं तो हम लोग उसमें फ्रस्टा अज्यूम करते हैं दो इस तरह के, जिस सिमेट्रिक होते हैं अलोंग द मिडिल लाइन, ऊपर नीचे बराबर होते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का DW होता है। यहाँ पे ये भी DW है, ये भी DW है। टोटल लेंथ इसकी ग्रिप लेंथ के बराबर है L, और बाकी फिर इसमें भी डिवाइड करना होता है कि हमें कितनी दफ़ा डिवाइड करना पड़े, जहाँ पे भी मटेरियल चेंज हो रहा होता है, जहाँ पे भी फ्रस्टा का स्लोप चेंज हो रहा होता है। जैसे यहाँ इस पॉइंट पे ज़रूर चेंज आएगा,
इधर उधर सिर्फ तब चेंज आएगा जब आपके पास कोई मटेरियल चेंज हो रहा हो। तो लेट्स से कि पहली अगर प्लेट स्टील की है, दूसरी एल्यूमिनियम की है, तीसरी स्टील की है, तो देन आप अपने वॉशर को और पहली प्लेट को साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वॉशर्स और नट्स वगैरह सब स्टील के होते हैं। तो हम लोग हमारा जो फ्रस्टा बनेगा पहला वाला, इट कुड बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर हम टोटल बना ले पहले लाइक दिस, वॉशर्स जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं फ्रस्टा में साथ साथ, ठीक है। तो पहला वाला जो आपका बनेगा वो आप स्टील को सॉल्व कर रहे हैं, तो यू विल सॉल्व दिस पार्ट, दिस एंटायर पार्ट, स्टील को सॉल्व कर लें। फिर एल्यूमिनियम में जब हम आएंगे तो एल्यूमिनियम के अंदर वी विल नीड टू सॉल्व दिस थिंग। तो दिस इज 1, दिस इज 2, बिकॉज यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे मटेरियल चेंज हो रहा है, एंड देन फाइनली आप चौथे वाले को सॉल्व करेंगे विच इज जस्ट स्टील। तो इस तरीके से देखना पड़ता है। तो DW रिमेन्स द सेम। जो पहला फ्रस्टम होता है उसका जो कैपिटल D होता है, कैपिटल D फ्रस्टम इज जस्ट अ ट्रंकेटेड कोन, ठीक है, हमने बात की थी रिकॉर्डेड लेक्चर में। तो उसकी जो छोटी वाली ट्रंकेटेड साइड होती है ना, दैट इज कैपिटल D। कैपिटल D हमारे फॉर्मूला के अंदर यूज हो रहा होता है। तो दिस इज हाउ इट इज डन। इस पे और कोई क्वेश्चन पूछ लो, वरना एक्चुअली हमने जो काम किया हुआ है ना, हमने जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए हुए उनमें हमने शुरू किया है यहाँ से। तो हम लोगों ने वोल्टेज जॉइंट्स में दोनों चीज़ों के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। वी हैव लेक्चर्स ऑन द बोल्ट स्टिफनेस एंड वी हैव लेक्चर्स ऑन द मेंबर स्टिफनेस। अब इसमें वॉट एवर यू हैव, यू कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चन। हाँ जी सर, ये जो आपने DW वाली जो वॉशर आपने टायर वाली बात की, सर ये हमारे पास फर्स्ट इसके अंदर कांस्टेंट रहता है फर्स्ट बोल्ट के अंदर? हाँ जी, फर्स्ट बोल्ट के अंदर हमेशा DW होगा। बाकी फर्स्ट फ्रस्टम के अंदर, ठीक है। तो बाकी जब आप मूव कर रहे होंगे आगे की तरफ, देन आपको हर दफा निकालना पड़ेगा ज्योमेट्री यूज करके। अच्छा 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 अच्छा। तो और सर दूसरा, आपने मेंबर स्टिफनेस के अंदर जो स्लाइड थी, तो उसके अंदर इसकी जो ज्योमेट्री जिस तरह से आपने सॉल्व की थी ना सर, जो आपने वो बता रहे थे कि थिकनेस वाली, सर वहाँ थोड़ा सा जो है ना वो उधर ही उसकी आ रहा एक्सप्लेनेशन, मैं उधर ही आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था उधर वो थोड़ा सा समझ नहीं आया था सर हाँ उस दिन हाँ आपकी लेक्चर और इस स्लाइड में। सॉरी, ये वाला ना, हाँ सर, यहाँ पे आपने जो एक्सप्लेनेशन दी थी ना, ये क्लियर नहीं हुई थी सर। देखो अब दिस इज केस जो कि सिमिलर है हमसे। अब देखिए इसमें क्या किया हुआ है, एक वॉशर है, 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। तो आपकी टोटल ग्रिप लेंथ जो होगी ना, वो वॉशर को इंक्लूड करके होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी टोटल ग्रिप लेंथ, तो दिस इज स्मॉल एल फॉर स्मॉल एल हमारी ग्रिप लेंथ, ठीक है। जो आपके फ्रस्टा फॉर्म होते हैं 2 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले, दे आर इक्वली डिवाइडिंग दिस लेंथ। तो दोनों की लेंथ जो होगी वो L/2 होगी, पहली बात तो सही है। अब आपकी ठीक है ना, तो अब आपकी प्लेट्स की थिकनेस जो है ना वो बराबर नहीं थी। प्लेट्स की थिकनेस आपकी डिफरेंट है, एक 1/2 इंच है, एक 3/4 इंच है। तो यानी कि आपको जो फ्रस्टम फॉर्म होगा फ्रस्टा, वो प्लेट की जहाँ पे चेंज हो रहा है ना मटेरियल, वहां पे नहीं होगा, बिकॉज टोटल ग्रिप लेंथ में आपका जरूरी नहीं है कि जहाँ पे प्लेट चेंज हो रही हो वहां पे स्लोप चेंज हो रहा हो। आपका L/2 बीच में भी कहीं पे आ सकता है। तो वही वाला केस यहाँ पे हुआ है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, लेट अस जस्ट गो बैक एंड सी कि हमारे पास मटेरियल क्या क्या है। हमारे पास मटेरियल ये है, टॉप प्लेट इज स्टील, बॉटम प्लेट इज ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। अब तो अब हम जब इसको देख रहे होंगे ना, तो हमारा दिस इज गोइंग टू बी स्टील, दिस इज स्टील, जी सर, एंड दिस इज स्टील। तो इसका मतलब है कि हम यहां से लेके यहां तक दिस वी कैन सॉल्व टुगेदर। सबसे पहली चीज तो ये डिसाइड कर लेंगे ये एक साथ सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपका मटेरियल चेंज हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट नीड्स टू बी सॉल्व सेपरेटली। ये पार्ट अलग से सॉल्व होगा, और यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, तो दिस हैज टू बी मेड अ सेपरेट फ्रस्टम, ठीक है ना। तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज। सबसे पहला काम जो है ना, आपको ज्योमेट्री वगैरह सॉल्व करने से पहले ये करना होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कितने फ्रस्टम है, क्लियरली आइडेंटिफाई कर लें, सही है, ताकि उसके बाद हम स्टार्ट कर सकें।
उसके बाद जो नेक्स्ट That चीज आपको सॉल्व करनी होती है दैट इज, जो नेक्स्ट चीज हमें सॉल्व करनी होती है दैट इज एक्चुअली कि आप ना थिकनेसेस पे काम कर लीजिए, थिकनेसेस सॉल्व कर लीजिए। थिकनेसेस सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज आपके पास ग्रिप लेंथ पता है, ठीक है। आपको जो भी स्टार्टिंग थिकनेस है हमें पता होगी, ठीक है। तो हम पहली वाली थिकनेस निकालना चाह रहे हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज व्हाट वी वांट। ये निकालना हमारे लिए मसला नहीं है, क्यों, हमें वॉशर की थिकनेस भी अपने अपेंडिक्स के टेबल से मिल जाएगी और पहली प्लेट की थिकनेस भी पता है। तो दिस थिकनेस वी शुड नो, सही है, इसमें हमें मसला नहीं होना चाहिए। सर हाँ जी, सर इन्होंने ऊपर दिया हुआ है 1/2, हाफ इन्होंने शुरू से दिया हुआ है, इस वजह से हमने जो है हाफ 0.5 प्लस 0.75 इस तरह किया। नहीं 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 नहीं, हाफ इसलिए दिया हुआ है बिकॉज दिस थिंग इज L, तो दिस इंटायर थिंग इज L/2। ये तो ग्रिप लेंथ है ना। हम कह रहे थे जो आपके फ्रस्टम फॉर्म हो रहे होते हैं दैट इज ईच वन इज L/2। तो हमने कहा था ना कि ये बिल्कुल इक्वली डिवाइड करता है ग्रिप लेंथ को, तो आपकी ग्रिप लेंथ टोटल जो थी उसको हमने इक्वली डिवाइड किया तो 0.6725 लेंथ आई, तो दिस इज 0.6725। ये हमारे 1 2 3 जो फ्रस्टम बन रहे हैं वो नहीं है, दिस इज जस्ट ये जो टोटल आपके पास एक डायरेक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली लेंथ आ रही है ना, वो चीज है ये, ठीक है। ओके सर। तो अभी तो और सबसे पहले, सर हाँ जी, हाँ जी, सर आपने इसमें ऊपर जो है ना, जैसे अपनी वीडियो में 0.7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू जो है ना टोटल जो इसका क्या कहते हैं वॉशर का प्लस जो फर्स्ट टर्म था उसको करके और एंगल करके कुछ निकल रहा था सर, वो चीज भी क्लियर कर दें। जो आपने x/t करके नहीं बताया था कि x इस तरह से निकालना है, उससे पहले भी आपने एक ऊपर चीज मेंशन की थी। इसी की बात कर रहे हैं ना हम लोग। जी इसी की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं इसको पूरा बता रहा हूँ ना आप लोग को, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इसकी ना जनरल स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूँ कि करना क्या होता है। तो आपके पास हम इसकी जो है स्कीमेटिक पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे काम करते हैं। 1 मिनट दीजिए बस। हाँ जी, तो व्हाट वी नीड टू डू बेसिकली बेटा इसके हम लोगों को सबसे पहला काम ये करना होता है कि अपनी स्कीमेटिक बना लीजिए। और हम यूजुअली, मैं जो काम करता हूँ ना, मैं ये करता हूँ कि मैं एक टेबल मेंटेन कर लेता हूँ साथ में एक्चुअल सॉल्यूशन के लिए, तो उससे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो अब हमें सबसे पहला काम ये करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारे फ्रस्टम किस तरह फॉर्म हो रहे हैं। इस केस में हम फ्रस्टम इस तरीके से फॉर्म हो, ठीक है। हमारे पास frustum 1 is this thing, this is 2, this one is 2 and this one is 3, so this is 1, this is 2 and this is 3। हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी इनकी, हमें frustum 1 2 3 के लिए कैपिटल D चाहिए होगा और थिकनेस चाहिए होगी, दिस इज व्हाट वी वांट। ये दो चीजें रिक्वायरमेंट होती है when you are actually trying to solve this, right? तो उसके लिए if we see the first case, D is always going to be the smaller one। तो हम अगर अपने सारे फ्रस्टम को अलग से ड्रॉ कर लेना, तो हमारा पहला वाला फ्रस्टम is like this, this is our second one, और जो हमारा थर्ड वाला है that's like this, right? तो this is capital D, this is capital D and this is capital D, ठीक हो गया। अब right off from the start आपको ये पता होना चाहिए कि this thing is going to be DW and this one is going to be DW, because हमने कहा था कि पहला वाले फ्रस्टम में हमेशा जो है वो कैपिटल D DW होता है और फ्रस्टम आपके सिमेट्रिक होते हैं ऑन द टॉप एंड बॉटम साइड। तो फर्स्ट द टॉप एंड द बॉटम विल बी DW, सही। बट इवन देन हम ये चेक, आप इस नीचे वाले को ज्योमेट्री से ना एक दफा निकाल के देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी जरा हो जाए ना। तो हम लोग इसको देखते हैं कि करना क्या है। अब आपने करना ये है,
सबसे पहली चीज जो जो थिकनेसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जरा वो थिकनेसेस कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमें ये पता है कि हमारी टोटल थिकनेस को जब हमने डिवाइड किया अपनी टू लेंथ्स में, तो दिस केम आउट टू बी 0.6725 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड दिस वाज आल्सो 0.6725। ठीक है, फिर हमने अपने वॉशर की थिकनेस अपेंडिक्स से निकाल ली, A-32 या 33 होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द केस कि हम मीट्रिक में काम कर रहे हैं सिस्टम में या फिर हम अमेरिकन सिस्टम में काम कर रहे हैं। पहली प्लेट की थिकनेस हमें पता है, इफ वी डू नो इट, तो हम लोग अपने पहले फ्रस्टम की जो थिकनेस है ना वो निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड दिस आउट। तो दिस इज गोइंग टू बी द थिकनेस ऑफ द वॉशर प्लस थिकनेस ऑफ प्लेट 1, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी T1। अब आपको थिकनेस पता चल गई, D इज गोइंग टू बी DW। तो पहले फ्रस्टम के बारे में वी नाउ नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जब आप सेकंड के ऊपर आते हैं, सेकंड फ्रस्टम की जो कैपिटल D है, इट इज दिस लेंथ हेयर, जो ये वाली लेंथ है ना बीच में जो आ रही है, विच इज शोन हेयर एंड हेयर, दिस इज द कैपिटल D फॉर द सेकंड फ्रस्टम। अब जब सेकंड फ्रस्टम की बात कर रहे हैं, कैपिटल D निकालने के लिए आपको पहले वाले फ्रस्टम की ज्योमेट्री को सॉल्व करना पड़ेगा, उससे आपको ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। तो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू कंसीडर इज कि हमारा जो फ्रस्टम है इट एक्चुअली इज लाइक दिस, ठीक है। तो पहली वाली कैपिटल D हमें पता है, दूसरा वाला ये लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। इफ यू वांट दिस, तो दिस साइड इज स्टिल कैपिटल D जो हमने पहले निकाला हुआ है। अगर हम इन दोनों साइड्स को x अज्यूम कर लें, देन वी कैन एक्चुअली सॉल्व दीज ट्राइंगल्स एंड फाइंड आउट व्हाट इज x। एंगल हमें पता है, एंगल हमने कहा है कि अल्फा हम लोग 30 डिग्रीज लेते हैं, ठीक है ना, तो वी टेक इट टू बी 30 डिग्रीज। वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस ट्राइंगल। तो हम ये ट्राइंगल सॉल्व करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं करना चाहिए। थिकनेस हमें पता है T1 है, सही है, एंगल 30 है, तो व्हाट इज x? T1 इज नोन टू मी। तो सबसे पहली चीज ये है कि इस पे कौन सी रिलेशनशिप लगेगी, एंगल के साथ वाली साइड आपकी बेस हो जाती है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, x अपॉन T1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30, तो यू कैन फाइंड आउट x, ठीक है। तो आप x निकाल लीजिए, 2 टाइम्स x आप ऐड कराएंगे कैपिटल D में टू फाइंड आउट व्हाट इज D फॉर द सेकंड केस। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट? तो हमारे पास जो D2 बनेगा दैट वुड बी D1 plus 2x tangent 30. You get this? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा सही हो गया। तो इससे आपने D निकाल लिया ये वाला, तो दिस D2 is actually known to us. सेकेंड वाले फ्रस्टम की थिकनेस कैसे निकालनी है? हमें T1 भी पता है और हमें टॉप टू इस पॉइंट तक की लेंथ भी पता है, दिस इज 0.6725। तो T2 is going to be 0.6725 minus T1, तो T2 भी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड फ्रस्टम में दिस वी ऑलरेडी नो इज गोइंग टू बी DW, बट बहुत सारे सवालों में ना आपके पास रिड्यूसिंग में भी ना चेंज हो रही होगी, तो वी नीड टू सी वेदर वी कैन फाइंड आउट दिस थिंग फ्रॉम हियर एज वेल। तो ये भी कोई मसले वाली चीज नहीं है, ये भी हो सकता है। तो अगर हम थर्ड फ्रस्टम के लिए D3 हम D2 से निकालना चाह रहे हैं, वी कैन डू दैट एज वेल, उसमें भी कोई मसले वाली चीज नहीं है। तो व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू कैलकुलेट दिस फ्रॉम दिस, तो दिस इज D2, sorry not this isn't D2, हमें this is D2। इससे हमें अगर मैं यहां तक पहुंचना चाह रहा हूं, ठीक है, दिस isn't necessary in this case, but अगर आपके पास ऐसा कोई केस बने कि आपके पास जो फ्रस्टम फॉर्म हो रहे हैं उनमें डिवीजन ज्यादा हो रही है, मतलब कि इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस देन यू विल नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप, तो मैं वो करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये वाली जो एक अननोन लेंथ है ये निकालनी पड़ेगी।
अप्रोच बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। अप्रोच क्या होगी, लेट्स जस्ट कॉल दिस कैपिटल Z कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, दिस कैपिटल Z इज इक्वल्स टू D2 प्लस सेम अप्रोच, यहाँ पे दो साइड्स होंगी, एडिशनल लेंथ x आ रही है, ट्वाइस ऑफ x ऐड करना है, एंड x क्या है, इट इज T2 टेंजेंट 30 नाउ। पहले जैसे पिछले वाले में T1 टेंजेंट 30 ट्रायंगल से निकाला था, इस केस में T2 टेंजेंट 30 आ जाए। जब हमारे पास ये Z निकल के आ गया, देन वी कैन गेट टू D3 एज वेल। मुझे इसकी टोटल थिकनेस पता है T3 मुझे नोन है इज 0.6725। सर जी तो ये x बेसिकली पूरा जो आपका डाया, जो आप 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा डाया निकाल रहे हैं ना इसका, क्या चीज, जो आपने x निकाला है? x सिर्फ एडिशनल पार्ट है, क्योंकि आपके जी पास सर, हाँ जो ये वाला जो पार्ट है ना एडिशनल वाला, दिस थिंग इज इट, जी दोनों साइड, ठीक है। ठीक है सर। तो इसमें क्या, अब आप सवाल पूछें, और कोई सवाल है? तो मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, जैसे आपने सेपरेट करके एक जो है वो ट्रायंगल आपने सॉल्व किया इसका, ठीक है ना? तो हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरा हमारा ये जो फर्स्ट का डाया है वो निकल रहा है ना? नहीं देखें, हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो स्लोप आ रहा है ये दोनों साइड पे आ रहा है ना, मुझे ये वाली जी सर। साइड पता है, तो अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म कर दूं तो दिस साइड इज आल्सो डी, ठीक है ना? तो अगर मुझे ये कंप्लीट निकालना है एंड टू एंड, तो मुझे उसमें ये दोनों लेंथ ऐड करानी पड़ेगी। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। वो फिर आप ऐड करके नीचे वाला जो डाया वो निकाल सकते हैं टोटल हाँ, करके। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर, समझ गया। ठीक है। अच्छा, तो once we get Z, then what we can do is we can use it to calculate D3. D3 would be Z. अब Z से आपको D3 पे जाने के लिए you need to subtract, सेम चीज, X है आपके पास, दिस इज Z, यहां से यहां तक सेम है, सॉरी यहां से यहां तक D3 है, ठीक है। तो D3 इज इक्वल्स टू, फिर मैं सही से लिख दूं, माइनस साइन अलग करके, Z इज इक्वल्स टू D3 प्लस 2x, सही है। तो D3 क्या हो जाएगा, D3 वुड बी Z माइनस 2x, और x के लिए भाई आपको करना पड़ेगा T3 टेंजेंट 30 करना पड़ेगा। तो जब आप रिड्यूसिंग सेक्शन में जाते हैं तो आप बड़ी वाली लेंथ में से जब छोटी निकालना चाह रहे हैं तो आप माइनस 2x करते रहते हैं, और आप छोटी साइड से बड़ी साइड पे जाना चाह रहे होते हो तो प्लस 2x करते रहते हैं। x इज ऑलवेज गोइंग टू बी थिकनेस टाइम्स टेंजेंट 30, उसमें कोई चीज चेंज नहीं हो रही, ठीक है, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम, बट थिकनेस चेंज होती रहेगी। इस तरीके से सबसे पहला काम ये करें कि आप इस तरीके से एक टेबल बना लें, उसमें अपने फ्रस्टम लिस्ट कर दें, उनका जो कैपिटल डी है और उनकी थिकनेसेस को ना कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखते जाइए, बिकॉज बहुत सारे हो जाएंगे ना तो इट विल बी अ प्रॉब्लम व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, आप मिक्सअप ना कर दे। तो आप उसके बाद एक फॉर्मूला है वो आपने हर केस पे अप्लाई करना है बारी बारी, तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू डू दैट। ये तरीका है सॉल्व करने का, होपफुली यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। तो और कोई सवाल है तो पूछो बेटा। सर जिस तरीके से केबी, बोल्ट, स्टिफनेस और केएम, इनके यूनिट जो है ना सर मेगा न्यूटन पर मीटर पे आते हैं, तो सर इनको बकायदा मैंने सॉल्व करके निकाला है मेगा न्यूटन पर मीटर पर। सर ये सवाल काफी दफा रिपीट होते हैं, किसी पे वॉशर नहीं लगा हुआ था, तो सर हर स्टेप में यूनिट कन्वर्जन करना जरूरी है या डायरेक्ट मेगा न्यूटन नहीं, पर मीटर? आप मेगा न्यूटन पर मीटर नहीं कर रहे ना, आप कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप इसका सिंपल आप न्यूटन पर मीटर में सॉल्व कर लीजिए, ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल 6 आता रहेगा। तो मेगा न्यूटन में रखने के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप यूनिट्स को कैसे मेंटेन करें, इट्स नॉट इजी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ऐसे यूनिट्स में सॉल्व करें चीज, हर दफा ना आप न्यूटन्स में डालें और आप उसके साथ में मीटर्स में डालें, एंड यू विल ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है ना सब कुछ, तो एट द एंड जो आपका आंसर आएगा उसमें एक्सपोनेंशियल 6 या एक्सपोनेंशियल 7 या एक्सपोनेंशियल 8 आ रहा होगा, जो उसको आप
मेगा में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आंसर 10 या 100 या 1000 ऐसी किसी रेंज में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसा इस यूनिट में सॉल्व करेंगे, चांसेस ऑफ एरर रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप करना चाह रहे हैं मेगा में तो आप कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास अगर मिलीमीटर 2 नीचे आ रहे हैं ना, तो लेट्स से कि आपके पास, आप इसको सॉल्व करने के लिए आपने अपनी इक्वेशन लिखी, तो यू हैव सम नंबर्स हियर, डिनोमिनेटर में आपके पास लेट्स से 10⁻³ और 10⁻³ यहाँ पे आ रहा था, और भी बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, बट इन दोनों को आपने मूव कर दिया यहाँ पे, इनको कहा कि मैं इनको कंसीडर नहीं करूंगा अपनी कैलकुलेशन में, तो ये ऑटोमेटिकली 10⁻⁶ बन जाएगा। बाकी इन दोनों के अलावा आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे तो वट एवर आंसर यू विल गेट इन मेगा न्यूटन पर मिलीमीटर। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल टू डू इट, बट इसके लिए आपको ख्याल ज्यादा करना पड़ता है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ऐसा यूनिट्स में सॉल्व कर लें एंड यू ऑटोमेटिकली गेट द पावर, जो भी आपकी सही पावर होगी वो आ जाएगी। सर बड़ी वैल्यू भी लिख सकते हैं अगर पॉइंट बहुत देर में आ रहा हो, मतलब सर 122 इस तरीके से कोई वैल्यू हो, अगर उसको मेगा में नहीं लिखें, सिर्फ न्यूटन मीटर में लिखें। देखो, अगर आप बड़ी वैल्यू लिखोगे इट इज पॉसिबल टू डू इट, बट उसके लिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा ना। तो आसान यही है कि आप अगर लेट्स से 122 और फिर 6 नंबर और हैं उसके आगे, फिर डॉट लगा के फिर डेसिमल प्लेस भी और है, आप पूरी वैल्यू लिख दो, इट इज करेक्ट, नो नॉट एन इशू। बट इफ यू से 122 पॉइंट और आपने 3 डेसिमल प्लेस लगा के उसको मेगा न्यूटन पर मिलीमीटर में लिख दिया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, उसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आप मेगा न्यूटन में लिख रहे हो अगर, और आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू दे दी है, दैट्स परफेक्टली फाइन। और अगर आप कंप्लीट वैल्यू लिख रहे हो और उसमें भी आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू दे दी है, दैट्स आल्सो परफेक्टली। ये नहीं कीजिएगा, राउंड ऑफ बहुत ज्यादा नहीं करते। ठीक है, तो बस ये इन जनरल अपना पूरे कोर्स में मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप डेसिमल प्लेस रिमूव कर दें या सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस ले रहे हो, 2 से 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू सब जगह कैलकुलेशन में मेंटेन करें ताकि आंसर्स आपके ठीक हो, वरना फिर वो एरर जो है ना वो ग्रो होता रहता है विद टाइम हर स्टेप के साथ। सर जी, आपने वो फॉर्मुलेशन कराई थी इसी की, क्या कहते हैं, मेंबर स्टिफनेस की वाली 8 डैश आई थिंक सो 22 था सर, पीछे सर ये वाला सर कराया था। तो सर इसके अंदर जो है, जैसे आपने क्लियर किया था कि जो हमारा DW है और एंगल 30 है, तो उससे ऊपर वाली जो हमारे पास ये हाँ सर, ये वाली जो फॉर्मुलेशन हुई थी सर, तो हम स्पेसिफिकली सर ये A-D22 है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए क्या? 8-22 देखें 2 फॉर्मुलेशन है, इसको ना बहुत ध्यान से सुने, इसको, इसमें मेजर मसला यहाँ पे होता है इन सवालों। यही आ रही है सर। देखो अब देयर आर टू फॉर्मुलेशन, 8-22 21 तो यूज करने की जरूरत नहीं है, 21 में अल्फा स्टैंडर्ड और DW स्टैंडर्ड डलेगा तो ये बन जाएगा। तो 22 एक आपके पास है, एक आपके पास 20 है। ठीक है, 22 एंड इनफैक्ट 23 भी जो आगे आएगा, जो हमने कहा था कि आपकी रिलेशनशिप निकल के आ रही है फ्रॉम द कर्व फिटिंग ऑफ FEA रिजल्ट्स, दीज आर ट्रू ओनली फॉर पार्ट्स ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, 22 और 23। अगर आपके पास थ्रू आउट सेम मटेरियल है ना, इंक्लूडिंग द वॉशर, यानी कि अगर आपके पास वॉशर लगा हुआ है स्टील का और आपके दोनों पार्ट्स भी स्टील के हैं, या फिर आप ये बोलें कि वॉशर मेरे पास नहीं है और मेरे पास सिर्फ एल्यूमिनियम के पार्ट्स हैं, ओनली इन दैट केस आप 22 या 23 यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक भी मटेरियल चेंज हो गया, यानी कि लेट्स से आपके पास सारे पार्ट्स एल्यूमिनियम के हैं लेकिन वॉशर लगा हुआ है, देन आपके पास थ्रू आउट सेम मटेरियल नहीं है। इन दिस केस आपको इंडिविजुअली फ्रस्टम की के निकालनी पड़ेगी यूजिंग 8-20 और उसके बाद उसको 8-18 से पैरेलल में सीरीज में स्प्रिंग को ऐड करवाना पड़ेगा। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया, आप समझ गए। 8-20 इज वैलिड फॉर अ सिंगल फ्रस्टम। ठीक है, ये एक फ्रस्टम की 8-20। 8-22 और 23 जो है ये मेंबर की टोटल स्टिफनेस है। इसमें हमने क्या किया है, हमने बोला ये कि अगर आपके पास सेम मटेरियल होगा थ्रू आउट तो आपको सिर्फ 2
के की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेंगी, बिकॉज सब मटेरियल सेम है, तो आपको सिर्फ एक इंक्रीजिंग वाला केस सॉल्व करना है, एक डिक्रीजिंग वाला केस सॉल्व करना है। तो उसके अंदर मटेरियल सेम है, तो चूंकि थ्रू आउट आपके पास सेम फ्रस्टम फॉर्म हो रहा है, तो ऊपर का कैपिटल डी भी DW है, नीचे का भी DW है, दिस इज ऑल्सो सेम नाउ, सही है। तो व्हाट कैन बी डन इज सिंपली आप के की वैल्यू के में जो है ना DW प्लग इन कर दे दोनों के लिए। थिकनेस इज गोइंग टू बी L/2 एंड L/2, ये प्लग इन कर दिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया यूजिंग दिस रिलेशनशिप। उन्होंने कहा इसके अंदर K1 और K2 मैंने प्लग इन किया और मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया, सही है। तो दिस इज ऑलरेडी सॉल्व्ड इन सीरीज के अंदर, सॉल्व करने के बाद आपके पास 8-32 निकल गई। तो दिस इज मेंबर स्टेपनेस। 8-20 इज जस्ट अ फ्रस्टम स्टेप। 8-20 के बाद आपने सीरीज में खुद ऐड करना है। 8-22 ऑलरेडी सीरीज में एडेड है फॉर द सेम मटेरियल, इसको कुछ भी नहीं करना है, इससे डायरेक्टली मेंबर स्टेपनेस निकलती, ये बात है, ठीक है। और पूछो बेटा कुछ। बस सही है सर, समझिए, यही है सर, यही है। सही है। और सर एंगल पे जो आपने ग्राफ के ऊपर जो एंगल वाली बात समझाई थी, ये हम यूजुअली 30 एंगल ले रहे होते हैं। हमने 30 लेना है, ये सिर्फ हिस्टोरिकली बताया कि इनिशियली जो है ना उन लोगों ने 45 यूज करना शुरू किया था, बट 45 डिड नॉट प्रूव टू बी अ गुड रिजल्ट। तो जब उसके बाद उसको आपने कंप्यूटेशनल रिजल्ट से कंपेयर करना शुरू किया, तो पीपल फाउंड आउट कि 30 इज एक्चुअली अ बेटर रिजल्ट। अल्फा जो इस केस में आ रहा है ना, बोल्ट के जो मेंबर स्टिफनेस में आ रहा है अल्फा, दिस अल्फा इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज फॉर अस, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, दिस विल रिमेन 30 डिग्रीज। सही है सर, थैंक यू। जब L इज इक्वल टू H प्लस D/2, वो जो आपने 3 फॉर्मूले बताए थे सर थ्रेडेड लेंथ के, H प्लस D/2 के सर स्टेटमेंट्स किस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आई गेट इट। देखो बेटा, ये वाले ये है ना फॉर्मूले जो यहाँ पे केवल है, तो अब ये जो फॉर्मूले हैं ये वैलिड किस केस के लिए, केस बी के लिए वैलिड है, जिसमें आपका जो एक पार्ट है वो खुद थ्रेडेड है, उसके अंदर आपका बोल्ट अटैच हो रहा है, सही है ना। आपके पास दो चीजें हैं ना, आपके पास एक मेंबर जो थ्रेडेड मेंबर है उसकी थिकनेस है, और आपके पास बोल्ट डायमीटर। आपने ये चेक करना है सिंपली कि आपके पास D बड़ा है कि T2 बड़ा है। If D is greater, then you have to use this relationship, and if T2 is greater, then you have to use the second relationship. इसमें यूज के हद तक तो मामला बहुत सीधा है, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ T2 और D को कंपेयर कराना है, इनमें से जो भी बड़ा हो उसके रिलेटिव जो रिलेशनशिप है वो वाली रिलेशनशिप यूज कर ले। you get what I'm saying? आपने सिर्फ T2 और D को कंपेयर करा के देखना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है, जो ग्रेटर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप यूज करनी है। D ग्रेटर है तो पहली वाली रिलेशनशिप, T2 ग्रेटर है तो दूसरी वाली रिलेशनशिप। हाँ जी। और सर ये जो आपने नीचे वाली जो रिलेशन गिवन है LY, हाँ फर्स्ट लेंथ वाली, इसमें सर ये 1.5D वाला का क्या सीन है? देखो असल में मसला पता है कि आप देखें एक कंप्लीट पूरी इसकी पिक्चर लेने की कोशिश करें। जो सेकंड वाला केस है ना, इसमें कोई नट अवेलेबल नहीं है, तो वी डोंट एक्चुअली नो कि कितना बोल्ट स्पेसिफिकली एंगेज है जो कि लोड बेयरिंग करा रहा है। आपने बोल्ट अंदर डाला, वो बोल्ट एक लेंथ तक गया, बट हाउ what length of the bolt is actually needed, what would be the grip length, because this is inside the hole. इस केस में since there is a nut present, तो हमें grip length वगैरह सब कुछ actually नजर आ रही है। इस वाले केस में हमें कितना बड़ा बोल्ट लेना पड़ेगा, we don't know it। तो उसके लिए people have come up with rule of thumb, people with experience have come up with simple relationships जो उन with experience develop हुई हैं। This is not from any mathematical formulation or anything। उन्होंने कहा जो आपका बोल्ट का डायमीटर हो उसके 1.5 टाइम्स आप इसको पेनिट्रेट करवा दें इन दैट थ्रेडेड मटेरियल, तो दिस इज 1.5 टाइम्स D। बाकी पीछे वाला पार्ट H है। तो दिस थिंग इज बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो मेंबर आपका थ्रेडेड है उसके अंदर आपका बोल्ट कितना जाए, दैट इज 1.5 टाइम्स D। एंड हाउ डिड दिस कम अप, दिस केम अप विद एक्सपीरियंस। लोगों ने विद एक्सपीरियंस ये
रिलेशनशिप्स डेवलप किए जो कि हैंडबुक्स के अंदर अवेलेबल है. दिस इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. ये नहीं किया कि हमने कोई सिंपल मैथमेटिकल रिलेशनशिप से शुरू करते करते इसको डिराइव किया. दिस इज फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ पीपल हु हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड. सही है. तो उन्होंने दिस इज नॉट कि ये इतना होगा, दिस इज कि ये इतना होना चाहिए फॉर द बोल्ट टू वर्क प्रॉपर. उन्होंने कहा ये अगर इतना ले लेंगे तो बोल्ट सही काम करेगा, इतनी लेंथ ले लें आप, ये वहां से नहीं. हाँ जी पूछो. सर अगर हमारा डाया जो है 14 हो और हमारी थिकनेस जो है वो हो 15, तो सर हम फिर सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि थिकनेस डाया से बड़ी है. 15 और 14, ठीक है. तो इस केस में आपका T2 15 इज ग्रेटर देन 14, तो फिर आप सेकंड वाले यूज करें. ओके. एनीथिंग एल्स? सर मैं कह रहा था कि सर इस वीक जो है कोर्स बहुत मतलब सर जो आपने 4 वीडियोस डाली उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल था सर. जी तो जी सर बेटा उसके अभी जी जी हाँ देखो आप कंप्लीट करो बात, फिर मैं बोलता हूँ. सर लोड शेडिंग का सर बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है. टाइम प्रॉपर मिल नहीं पा रहा, लाइट होती ही नहीं है सर. हाँ देखो होपफुली नेक्स्ट वीक से होपफुली लाइट का मसला सही हो जाएगा. बट बेटा समर में दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, बिकॉज वी नीड टू. अभी भी इसके बावजूद भी जो है ना, हम लोग शायद कंप्लीट कोर्स कवर ना कर पाए जो कि हमने एक्चुअली पिछले सेमेस्टर में कंप्लीट किया, इस स्पीड के बावजूद भी. क्योंकि हमारा जो है ना ऑलरेडी एक वीक भी कम हो रहा है. हम लोग 7 वीक्स में कोर्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जिसका मतलब हमारे 28 लेक्चर्स होंगे इंस्टेड ऑफ 30. नॉर्मल सेमेस्टर में हमारे पास 30 लेक्चर्स, इसमें हमारे पास 28 लेक्चर्स होंगे. तो समर में इसीलिए हम लोग जो है ना आप लोगों को समझा रहे थे कि समर के अंदर कोर्स को चलाना इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा होता है. चीज़ें देखो इंक्रीज होंगी, पेस कुछ जगह में जाके ना डिक्रीज भी होंगी. फॉर एग्जांपल अगला ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ये वाला जो टॉपिक है ये अपनी पीक पे पहुंच गया ना, अब ये एक लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा. फिर जब आप नया टॉपिक शुरू करेंगे हम वेल्डिंग का, उसमें जाहिर है कि वो पेस बिल्ड होते होते टाइम मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शुरू के लेक्चर्स में जाहिर है वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें होती हैं. हाँ अभी न्यूमेरिकल्स इमीडिएटली आना शायद ना शुरू हो, थोड़ा टाइम लगता है. स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें बिल्ड होती है ना. तो हर टॉपिक में ऐसी होता है ना कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें लोड थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन फिर ऐसा टाइम भी आएगा जिसमें लोड थोड़ा कम होगा. सही है. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली सेम पेस अब आपकी चलती रहेगी. थोड़ा बहुत बीच में भी एटलीस्ट वेल्डिंग के स्टार्ट में आपको रिलीफ मिलेगा. फिर जाहिर है वेल्डिंग का भी हम हैवी पार्ट में एंटर हो जाएंगे तो उधर फिर से सडनली आपको लोड फील होना शुरू हो जाएगा. बट दिस इज हाउ इट इज, क्योंकि हम लोग डबल काम कर रहे हैं. हम लोग सोचे हमने 3 हफ्ते का कोर्स किया और हम लोग 6 हफ्ते का कंटेंट कवर कर चुके हैं. इसीलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि यू हैव टू कंटिन्यू टू वर्क ऑन दिस साथ साथ, बिकॉज रेगुलर सेमेस्टर के हिसाब से हम 6 हफ्ते का काम कर चुके हैं. अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा तो 6 हफ्ते पीछे रह गया. तो समर के अंदर अभी तो, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ 2 क्रेडिट आवर कोर्स. अगर हैवी कोर्स होना जैसे डायनेमिक्स वगैरह है या कुछ है, उसके अंदर दिस वुड हैव बीन 6 लेक्चर्स पर वीक, और उसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होते हैं और कुछ भी नहीं होता. तो 2 कोर्सेज इस तरह के हैवी उठाना और वो करना. अभी भी मॉम 2 लिया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, और मॉम 2 की भी ज़ाहिर पेस चल रही होगी और इसकी भी चल रही है. तो वो दैट आई अंडरस्टैंड दैट्स अ प्रॉब्लम. बट समर में बेटा इफ आई स्लो डाउन कोर्सिंग कंप्लीट होगा तो देयर वी हैव टू मैनेज. अप एंड डाउन आते रहेंगे पेस में. ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस सही पेस चलती रहेगी. तो अभी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ठीक है, जब वेल्डिंग का टॉपिक स्टार्ट होगा. मैंने सर देखा ना वो स्प्रिंग सेमेस्टर के सर अभी हम 4th में वाले लेक्चर पे हैं और जी. 2 महीने हो गए सर. मार्च से शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल में. तो हम लोग सर अस्सलाम वालेकुम. भाई साहब सर मेरा एक सवाल है. एक मिनट, एक काम करें बेटा, 1 मिनट की कॉल रह गई है, बीच में कॉल कट जाएगी. आप ऐसा करो कि मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ उसको, आप लोग रीज्वाइन करो. सही है. ओके जी. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम. अच्छा सर मेरा सवाल ये था. हेलो. जी जी बेटा बोलो. जी
मेरा सवाल ये था सर कि प्रॉब्लम 8-11 में हमने जब थ्रेडेड लेंथ निकाली थी बोल्ट की LT, कैपिटल LT, हाँ। तो उसमें सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने पूरे बोल्ट की लेंथ निकाली तो हमने जो ग्रिप लेंथ है वो प्लस स्टैंडर्ड टेबल देख के हमने नट की हाइट वो ऐड की उसमें, हाँ। और उसके बाद हमने नियरेस्ट 5 मिलीमीटर पे उसको राउंड ऑफ कर दिया। हाँ। तो ये टोटल बोल्ट की लेंथ हो गई। हाँ, अब जब हम नियरेस्ट अपर 5, स्टैंड ठीक है, नियरेस्ट अपर 5, नीचे नहीं जाते, अपर ऊपर, 5, ठीक है। हाँ, जी जी। अब जब उस न्यूमेरिकल में आगे हम मैट्रिक सीरीज में देख रहे थे एक स्टैंडर्ड के LT निकालने के लिए अगर हमारी बोल्ट की लेंथ जो है वो 125 मिलीमीटर से के अंदर अंदर है और डायमीटर जो है वो 48 के अंदर अंदर है, जो कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा था, हाँ। तो हमने फॉर्मूला यूज किया था 2D + 6 मिलीमीटर हाँ। LT निकालने के लिए। जी। अब सर यहाँ मेरा एक सवाल है कि सर इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं जब हमने एक चीज को राउंड ऑफ किया हुआ है अपने देखो, हिसाब से। एक्चुअल बोल्ट की लेंथ की बात होती है, ठीक है। देखिए, आपने जो बोल्ट सिलेक्ट करना है ना, जी हम एक एक्चुअल बोल्ट की बात कर रहे हैं कि आप बोल्ट आपको हमने जो कैपिटल L निकाला था ना, लेट से आपका कैपिटल L आया 51.6, ठीक है, हमने जी उसको राउंड ऑफ करके कर दिया 55। आपका एक्चुअल 55 बोल्ट कितनी लेंथ का होगा? आपका एक्चुअल बोल्ट होगा 55। 51.6 इज द मिनिमम लेंथ। देखिए, इस रिलेशनशिप की जो शेयर हो रही है स्क्रीन पे, इसमें L मस्ट बी ग्रेटर देन दिस है। L की ये वैल्यू इक्वल नहीं है, सही है, जी L जी मस्ट बी जी ग्रेटर। तो एक्चुअल बोल्ट की लेंथ कैपिटल L की बेस पे रिलेशनशिप डिसाइड होती है। तो इफ योर कैपिटल L फाइनली इज 55 mm, सारी कैलकुलेशन 55 mm के हिसाब से होगी, जी बिकॉज इट्स अ पार्ट, इट्स नॉट समथिंग के एक ऐसा नहीं है कि एक क्वांटिटी है जिसको आपने कहीं यूज करना है तो हमने उसमें एरर इंट्रोड्यूस कर दी। हमने कहा कि हमें मिनिमम 51.6 mm का बोल्ट चाहिए था, हमने 55 mm का बोल्ट पिक किया है। तो 55 mm के बोल्ट में कितने बड़े थ्रेड्स होंगे, ये सवाल है, जी। ठीक है, तो वो निकाला है। तो अच्छा नहीं लेकिन एक्चुअल जो बोल्ट की लेंथ आ रही है उस पर काम करना है सारा। आगे भी अगर कोई कैलकुलेशन होगी ना, तो लेट्स से कि आपने LD निकालना है, तो आप कैपिटल L में से LT माइनस करेंगे, तो जो राउंड ऑफ होने के बाद कैपिटल L आ रहा है उसमें से माइनस कराना है। अच्छा हाँ नहीं वो तो बात समझ में आ रही है मुझे, हम्म। लेकिन मैं इस तरह से सोच रहा था कि फिलहाल तो इस सवाल में हमें दिया हुआ था कि हमने राउंड ऑफ करना है, लेकिन आपने कहा था कि अगर ना दिया हुआ हो तो हम 2P+ करते हैं ना। हाँ, बस 2P ऐड कर दो। अगर हम इस सवाल में मिसाल के तौर पे राउंड ऑफ ना करने को दिया होता और हम 2P ऐड करते तो जवाब 45 से डिफरेंट आता। हाँ। ठीक है, लेकिन 48 के अंदर अंदर ही होता, मैंने उस टाइम कैलकुलेट किया था, हाँ। वो 46 आ रहा था शायद। हाँ। हाँ, लेकिन इस फॉर्मूले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता 2D + 6 पे, इस पे कोई इसका फर्क आंसर वही नहीं, आता। इसका आंसर भैया तो सर ये तो फिर LT डिफरेंट गलत आता फिर हमारा। LT नहीं, LT सही आता, LT सही आता आपका, लेकिन आपका LD चेंज हो जाता, बिकॉज आपका कैपिटल L चेंज हो गया। LT आपका बेशक सेम रहा, कैपिटल LT सेम रहा, लेकिन आपका स्मॉल LD विच इज कैपिटल L माइनस कैपिटल LT वो चेंज हो जाता है। LT के लिए वो कह रहे हैं कि आपका LT के लिए यू हैव LT इज ओनली अ फंक्शन ऑफ इन रियलिटी D। LT जो है वो सिर्फ D का फंक्शन है ना, ऐसी बात हो रही थी ना। यही मैं समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे है। देखिए, वो the idea is a certain diameter bolt is used for a certain thickness material of materials, ठीक है। हम ये नहीं बिल्कुल कर सही। सकते कि हम 3 mm के बोल्ट से कोई 20 mm की मटेरियल्स को क्लैम्प कर रहे हो, तो सही है ये वो। बात है, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्टेन रेंज के डायमीटर के लिए एक सर्टेन रेंज के थिकनेसेस पे एप्लीकेबल होगा वो, ठीक है। तो हम लोग जी जो हमारा डायमीटर है उस डायमीटर के लिए हमें कितना थ्रेडेड लेंथ चाहिए वो यूज कर रहे हैं हम। दो चीजों का फंक्शन है, एक तो ये वाली बात जो हमने की, दूसरी बात जो हमने समझने की है वो ये है कि आपका जो पिच है ना वो भी डायमीटर के साथ चेंज होगी, तो जितना बड़ा डायमीटर होता है उतनी बड़ी पिच होती है, ठीक। ओ अच्छा। पिच की वैल्यू जितनी हाई होगी ना उतना ज्यादा आपका नट ट्रेवल करेगा थ्रेड पे। तो लेट्स से कि हाँ आपकी पिच बहुत कम है,
तो आपको एक्चुअल सही। थ्रेडेड लेंथ बहुत छोटी चाहिए, क्योंकि आप 3-4 रेवोल्यूशन देंगे, पिच कम है तो आपका एक्चुअली नट बहुत कम ट्रैवल करेगा हर रेवोल्यूशन। लेकिन अगर आपका सही। डायमीटर बहुत बड़ा है तो आपकी पिच भी ज्यादा है, तो इस केस में आपको ज्यादा थ्रेडेड लेंथ चाहिए, बिकॉज आपका जब आप नट को एक रेवोल्यूशन देंगे, क्योंकि पिच बड़ी है तो आपका नट ज्यादा ट्रैवल करेगा हर रेवोल्यूशन। तो जो डायमीटर है, डायमीटर पिच कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि उनकी रिलेशनशिप है ना स्टैंडर्ड। तो पिच इसीलिए उसने सिर्फ डी दिया है एक्चुअल रिलेशन। फंक्शन डी का ही है, और ये भी अगेन हैंडबुक की रिलेशनशिप है। दिस इज, इसका ऐसा नहीं है कि कोई इसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, इसके पीछे लॉजिक बिल्ड हो सकती है जैसे हमने की है, बट इसके पीछे कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है कि ये ये सारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। ये सब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हैंडबुक की रिलेशनशिप्स हैं ये सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इस तरह सोच रहा था कि ग्रिप लेंथ प्लस बोल्ट की हाइट तक तो समझ में आ रहा है, उसके बाद हमें फॉर्मूले में उतना ऐड करना चाहिए जितना हमने या तो राउंड ऑफ किया या फिर 2p लिया। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं वो डी की रिलेशन से ही हो हाँ जाएगा। हाँ, बस वो उससे ही करना है। सही, थैंक यू। सर जी बेटा। सर एक कुछ न्यूमेरिकल्स में इस तरह लिखा होता है, अ सिंगल स्क्वायर थ्रेडेड पावर स्क्रू, और हाँ किसी में लिखा होता है अ डबल स्क्वायर थ्रेडेड पावर स्क्रू। हाँ सर उसमें सिर्फ सिंगल डबल पर हमें n इक्वल टू 1 और 2 लेना होता है। हाँ बस। ठीक है, तो सर ये स्क्वायर थ्रेडेड पावर स्क्रू को समझा दे सर, ये कंफ्यूज करता है मुझे। स्क्वायर थ्रेडेड पावर स्क्रू तो हमने ऑलरेडी बात की थी ना कि स्क्वायर थ्रेडेड पावर स्क्रू में जो देखें आपकी थ्रेड की प्रोफाइल चेंज हो जाती है ना। अगर आपके पास लेट्स से कि यू हैव अ थ्रेड और उसके अंदर एक नॉर्मल जो बोल्ट होता है उसकी प्रोफाइल ट्रायंगुलर होती है, उसको आप ट्रंकेट कर देते हैं। जो आपके पास स्क्वायर थ्रेडेड होता है उसमें आपकी जो प्रोफाइल होगी ना थ्रेड की, वो स्क्वायर शेप की होगी। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। एक बटरेस थ्रेड है। बटरेस थ्रेड में क्या होता है, बटरेस थ्रेड में ये होता है कि आपके पास एक साइड पे बहुत कम स्लोप होता है और फिर एक साइड पे थोड़ा ज्यादा आप स्लोप देते हैं। तो इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द थ्रेड जिसकी बात हो रही है। तो ये स्क्वायर थ्रेड है, ये बटरेस थ्रेड है। इसी तरीके से एक ACME थ्रेड भी होता है। ACME थ्रेड के अंदर इट इज सिमिलर टू अ नॉर्मल बोल्ट, बट उसके अंदर जो एंगल होता है वो बहुत कम होता है। जो नॉर्मल बोल्ट के अंदर एंगल 60 डिग्री, सिर्फ जो आपकी थ्रेड एक हीलिक्स बन रहा है ना, हीलिक्स बन रहा है आपका, इस हीलिक्स में जो क्रॉस सेक्शन है ना जो कि रिवॉल्व कर रहा है, दैट क्रॉस सेक्शन उसकी बात हो रही है कि वो क्या क्रॉस सेक्शन है जो कि आपके हीलिक्स का बन रहा है। अगर मैं अपने थ्रेड को या फिर लेट्स से मैं अपने बोल्ट को सेंटर से बिल्कुल हाफ कर दूं, स्प्लिट कर दूं, तो मेरे पास क्या शेप आएगी एक सिंगल थ्रेड, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो स्क्वायर शेप का है कि वो ACME है कि वो बटरेस है कि वो नॉर्मल बोल्ट का थ्रेड है, वो क्या है, किस बारे में बात हो रही है? सिर्फ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है थ्रेड। ओके सर। अच्छा सर, सर असाइनमेंट का एक सवाल है, वो सवाल पूछ सकते हो असाइनमेंट के हिसाब से? अलग से कर लेना असाइनमेंट। देखो असाइनमेंट में आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। असाइनमेंट में सवाल की कंफ्यूजन है वो डिस्कस कर लेना, जी सर। बट सॉल्यूशन में नहीं, सॉल्यूशन खुद करना है तुम लोगों ने। नहीं, सोल्यूशन नहीं पूछ रहा, बस मैं ये पूछ रहा था कि प्रॉब्लम नंबर 4 में आपने कहा है कि वो प्रॉब्लम नंबर 3 को रिपीट करें, लेकिन इसमें जो है वो बोल्ट एलिमिनेट होके केस बी बन जाएगा जी। वो नट एलिमिनेट होगा तो केस बी बन जाएगा। हाँ, केस भी बन जाएगा। इफ द होल इज इन वन प्लेट इज थ्रेडेड टू एलिमिनेट द नीड ऑफ अ नट। तो इसमें सर अब जब हम बोल्ट लेंथ निकालेंगे, तो प्रॉब्लम नंबर 3 में जब हम बोल्ट लेंथ निकाल लेते वो तो हम ग्रिप लेंथ भी ऐड करेंगे, फिर उसका हेड ऐड करेंगे, फिर राउंड ऑफ करेंगे, 2p लेंगे। लेकिन जब थ्रेड हो प्लेट में ऑलरेडी बने हुए हैं, इसका मतलब है कि जितनी लंबी प्लेट है उतना ही लंबा बोल्ट होगा। नहीं, ये देखो ना बेटा, इसकी रिलेशनशिप्स अलग है। ये रही रिलेशनशिप्स फॉर केस बी, और केस बी की टोटल लेंथ की रिलेशनशिप ये वाली है। हाँ, सही सही सही, ठीक है। क्योंकि मैं वही सोच रहा था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितनी बड़ी प्लेट है उतना पूरा थ्रेड बोल्ट में जाए। नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी बात की थी ना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है।
सही, थैंक यू। कोई और चीज? सर मेंबर स्टिफनेस जो है थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है सर, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है कोई? क्या मेंबर स्टिफनेस की सर कोई रिलेशन है सर? क्या मतलब जो रिलेशन? सर देखो बेटा, इसको तो आप ये देखिए ना, हर इलास्टिक मटेरियल की स्टिफनेस होती है ना। अब अगर आपके पास लेट्स से कि दो मैं रॉड्स ले लूं, सिंपल, ठीक है, बार्स ले लूं, उनके ऊपर एक प्लेट रखूं और मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दूं, तो हाउ मच लोड विल बी शेयर्ड बिटवीन देम? अगर दोनों सेम डायमीटर की हैं तो दोनों में बराबर शेयर होगा, लेकिन अगर दोनों का डायमीटर चेंज है और ऊपर से आप लोड अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में लोड बराबर नहीं होगा शेयर। तो आपने ये निकालना है कि कितना कितना लोड होगा शेयर, तो उसके लिए आपको दोनों की स्टिफनेसेस निकालनी पड़ेगी और उससे फिर हम चेक करते हैं कि कितना कितना लोड शेयर होगा। ठीक है, हर इलास्टिक मटेरियल कोई ना कोई स्टिफनेस रखता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिंपल बार है, उसकी हमने स्टिफनेस की बात की थी, एक सिंपल बार है उसकी स्टिफनेस होती है AE/L, अगर मैं इसको टेंशन में ले लूँ। अगर मैं सेम मटेरियल को कैंटिलीवर बना दूंगा तो कैंटिलीवर के केस में दिस इज आल्सो गोइंग टू डिफ्लेक्ट, राइट? तो मैं सिर्फ फोर्स लगाऊंगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगी। तो अगर मैं इस फोर्स को डिफ्लेक्शन से रिलेट कराना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी आएगी? के। तो कैंटिलीवर के लिए के होता है 3EI/L3। इसी तरीके से व्हाट इज व्हाई डू वी नीड के? के को हम रिलेट करना चाह रहे हैं, फोर्स को रिलेट करना चाह रहे हैं डेल्टा के साथ, तो दिस इज AE/L। कैंटिलीवर के लिए दिस इज 3EI/L3। अगर सिंपली सपोर्टेड होता है उसके केस में दिस इज समथिंग एल्स, इट इज in general it is going to be CEI/L3 for all beams। beams के लिए ये होता है, C का फैक्टर चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द सपोर्ट्स। हर मटेरियल अगर उसके अंदर इलास्टिसिटी है, अगर उसका जो कि हर मटेरियल में होती है, देन दैट मटेरियल हैज सम स्टिफनेस टू ऑफर। वो स्टिफनेस निकालते हैं हम, उसको यूज करते हैं काफी चीजों में, और ये चीज हम आप आगे बहुत सारे कोर्सेज में यूज करेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वाइब्रेशन, दिस विल बी यूज्ड अ लॉट। तो ये सिर्फ एक बेसिक और मेरे ख्याल से गैसो मटेरियल्स के अंदर ये चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है। आई डोंट नो वेदर यू स्टडीड इट और नॉट। की थी गैसो मटेरियल्स के अंदर ये वाली चीज कि नहीं की? की थी ना? अभी हम प्रोडक्ट कैंटिलीवर भी होंगे। ओके, ठीक है, चलो सही है फिर। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, सर हाँ जी बोले। सर एक चीज कहता है रिलेटेड टू ओल्ड स्लाइड, मतलब कि अगर पिछली स्लाइड से कुछ क्वेश्चन तो वो आपसे पर्सनली पूछ सकते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर। अगर पुराने क्वेश्चंस हो, हाँ सर वही बोल रहा हूँ, वो हाँ तो हाँ आप पर्सनली आपसे व्हाट्सएप हाँ पे हाँ पूछ सकते हाँ हैं बेटा ना। बिल्कुल कर दो, एनी टाइम। ठीक है, अगर लिख के करना है लिख के कर दो, वॉइस नोट सेंड करना है वॉइस नोट सेंड कर दो। ठीक है? तो व्हाट एवर यू फील कंफर्टेबल वो बस मुझे भेज दो। मैं अगर मैं यूजुअली मोस्टली फौरन ही आंसर कर देता हूँ, अगर मैं बहुत बिजी होऊंगा तो मैं थोड़ी देर में आंसर कर दूंगा। बस चलें, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, यही पूछना था, थे सर कुछ वो मैं आपको बता रहा ठीक है, चलो ओके। हूँ। ओके तो लेट्स एंड दिस थिंग, सही है? तो फिर इंशाल्लाह मंडे को हम लोग इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे और हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे को असाइनमेंट ड्यू है, वेडनेसडे को क्विज है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, दोनों टॉपिक में से 1 और 3। ठीक, सो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।